कक्षा 12 भूगोल भाग 2 भारत लोग और अर्थव्यवस्था मिशन 100 पाठ 1 से 4 तक। अध्याय 1 जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। लघुत्तरात्मक प्रश्न इस पाठ में से आएंगे। तो लघुत्तरात्मक प्रश्न है पहला, जेंडर संवेदनशीलता क्या है समझाइए। उत्तर, मानव में विशेष रूप से जेंडर के आधार पर होने वाले भेदभाव, अलगाव तथा बहिष्कार से होने वाले दुष्प्रभावों को ध्यान में रखकर राष्ट्र, सरकार तथा समाज द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसे जेंडर संवेदनशीलता के प्रति बढ़ावा दिया जा रहा है। समाज में सभी जेंडरों के लिए अलग अलग भूमिकाएं निर्धारित की जाती है, जो सामाजिक भेदभाव, अलगाव तथा बहिष्कार का आधार बन जाती है। ये एक अपराध है। इसलिए सभी के लिए समान शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, समान कार्य के प्रति समान वेतन, समान जीवन जीने के अवसर सभी को मिले, इसके लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान चलाया जा रहा है। प्रश्न 2, भारत में कृषि सेक्टर के श्रमिकों के अनुपात में हो रही लगातार कमी का प्रमुख कारण लिखिए। उत्तर, भारत में कुछ दशकों से कृषि सेक्टर के श्रमिकों के अनुपात में लगातार कमी आ रही है। 2001 में 58.2% से घटकर 2011 में ये 54.6% हो गया है। कृषि सेक्टर के श्रमिक द्वितीय और तृतीयक सेक्टर में सहभागिता बढ़ा रहे हैं। इसका मुख्य कारण सीमित कृषि भूमि की उपलब्धता, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण है। इसके साथ ही वर्षा की अनियमितता, भूमि जल स्तर का लगातार गिरना, कृषि से आर्थिक लाभ कम प्राप्त होना प्रमुख कारण है। 3, मुख्य श्रमिक तथा सीमांत श्रमिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन या इससे अधिक कार्य करता है, अर्थात 6 माह से अधिक कार्य करता है, उसे मुख्य श्रमिक कहा जाता है। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिनों तक कार्य करता है, उसे सीमांत श्रमिक कहते हैं, अर्थात वह श्रमिक जिसे 6 माह से कम समय तक काम मिलता है। प्रश्न 4, जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन को समझाइए। उत्तर, किसी व्यक्ति के खेती, विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं तथा अपना किसी भी प्रकार की व्यावसायिक क्रियाओं में लगे होने से है। 2011 की जनगणना के अनुसार श्रमजीवी जनसंख्या को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। पहला कृषक, दूसरा कृषि मजदूर, तीसरा घरेलू औद्योगिक श्रमिक, चौथा अन्य श्रमिक। प्राथमिक सेक्टर में श्रमजीवी जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। कुल कृषि श्रमजीवी का 54.6% कृषक और कृषि मजदूर, जबकि घरेलू श्रमिकों में केवल 3.8% श्रमिक लगे हैं। 46.6% श्रमिक अन्य हैं। प्रश्न 5, भारत में धार्मिक संगठन का विवरण दीजिए या वितरण लिखिए जनसंख्या 2011 के अनुसार। उत्तर, हिंदू 79.8% है। जम्मू कश्मीर, भारत पाक सीमा, भारत बांग्लादेश सीमा, उत्तरी पूर्वी राज्यों को छोड़कर संपूर्ण भारत में 70 से 90% जनसंख्या के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा है मुस्लिमों की आबादी 2011 के अनुसार 14.2% है। जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, इनमें इनका बहुल्य है। फिर है ईसाई 2.3% है। ये गोवा, केरल, मेघालय, मिजोरम में पाए जाते हैं। सिख जनसंख्या ये 1.7% है और अधिकतर ये पंजाब में है। इनके अलावा हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ मात्रा में है। फिर है बौद्ध 0.7%, ये महाराष्ट्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में है। 6 नंबर पर है जैन है 0.4%, और ये राजस्थान के नगरीय क्षेत्र, गुजरात और महाराष्ट्र में है। प्रश्न 6, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि के 2 प्रमुख कारण लिखिए। उत्तर, निश्चित स्थान क्षेत्र में निश्चित समय अंतराल में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के 2 प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, भारत के ग्रामीण और कमजोर शैक्षिक स्तर वाले राज्यों में पुरुष प्रधान समाज की धारणा से लगातार जनसंख्या वृद्धि हो रही है, अतः अशिक्षा जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। दूसरा, भारत के कुछ राज्यों में प्रवास भी जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण बन रहा है।
प्रश्न 7, जनसंख्या विस्फोट की प्रावस्था पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, भारत में 1951 से 1981 के दशकों को जनसंख्या विस्फोट की प्रावस्था माना जाता है। इस समय अवधि में उच्च प्रजनन दर तथा मृत्यु दर में तीव्र कमी के कारण जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि 2.2% तक रही। इस समय अवधि में जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि उच्च रहने के साथ ही पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से आने वाले प्रवासियों की संख्या अधिक होने के कारण भारत की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। प्रश्न 8, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 पर टिप्पणी लिखो। उत्तर, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 फरवरी 2014 में आरंभ की गई, जो भारत के युवाओं के लिए समग्र दूरदर्शी प्रस्ताव रखती है। देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना और उनके द्वारा भारत को राष्ट्रों के समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में 15 से 29 आयु वर्ग समूह के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रश्न 9, जनसंख्या वितरण में जलवायु की भूमिका स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु सर्वाधिक प्रभावी कारक है। भारत में अनुकूल जनसंख्या वाले क्षेत्रों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा राज्यों में जनसंख्या सर्वाधिक तथा उच्च घनत्व पाया जाता है। भारत में प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्र जैसे पहाड़ी प्रदेशों जैसे अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, हिमाचल और मरुस्थलीय भागों जैसे पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या कम है तथा निम्न जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। प्रश्न 10, भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता उच्च होने के 2 प्रमुख कारण लिखिए। उत्तर, भारत के अनेक भौतिक स्वरूप जैसे जलवायु, उच्च आवास वाला विविध क्षेत्र, भौगोलिक भाग, जिसमें अनेक राज्यों में अनेक विभिन्नताएं पाई जाती है। कुछ राज्यों में श्रम सहभागिता उच्च होने के निम्न कारण हैं। पहला, भारत के गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों में द्वितीय और तृतीय व्यवसाय को पूर्ण करने के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता है, जिससे इन राज्यों की श्रम सहभागिता अन्य राज्यों से उच्च है। दूसरा, भारत के पहाड़ी तथा मरुस्थलीय प्रदेशों में पाए जाने वाले व्यावसायिक क्रियाएं कम होने के कारण वहाँ श्रम सहभागिता निम्न पाई जाती है। अध्याय 2, पाठ 2, प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। लघुत्तरात्मक प्रश्न इसमें से आएंगे। तो इसमें पहला है, प्रवास किसे कहते हैं? प्रवास के प्रकार लिखिए। उत्तर, लोगों का रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना, बसना प्रवास कहलाता है। प्रवास मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। आप्रवास, लोगों का किसी स्थान पर रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए आना उस स्थान के लिए आप्रवास कहलाता है। उत्प्रवास, लोगों का किसी स्थान को छोड़कर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए जाना उस स्थान के लिए उत्प्रवास कहलाता है। प्रश्न 2, प्रवास की धाराएं स्पष्ट कीजिए। उत्तर, देश के आंतरिक भागों में प्रवास की 4 धाराएं पहचानी गई हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाला प्रवास। इसमें स्त्रियों का प्रवास सर्वाधिक होता है, जो विवाह के कारण होता है। दूसरा, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में होने वाला प्रवास, ये रोजगार के लिए। तीसरा, नगरीय क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में होने वाला प्रवास। चौथा, नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाला प्रवास। प्रश्न 3, प्रवास के कारण या कारक बताइए, समझाइए। उत्तर, लोग अपने जन्म स्थान से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, लेकिन अनेक कारण हैं जिनसे लोग अपने जन्म स्थान को छोड़ देते हैं। प्रवास के निम्न कारक या कारण हैं। पहला, प्रतिकर्ष कारक, ऐसे कारक जो लोगों को निवास या जन्म स्थान को छोड़ने का कारण बनते हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, खराब स्वास्थ्य सेवाएं, जनसंख्या का अधिक दबाव, बाढ़, सूखा, भूकंप, स्थानीय संघर्ष आदि। दूसरा है अपकर्ष कारण, यानी आकर्षित करने वाले कारक, ऐसे कारक जो लोगों को दूसरे स्थान से आने के लिए आकर्षित करते हैं। बेहतर रोजगार के अवसर, शिक्षा, उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं, मनोरंजन के स्रोत तथा उच्च वेतन आदि। प्रवास के परिणाम समझाइए। उत्तर, प्रवास के कारण आप्रवास व उत्प्रवास वाले स्थानों पर अनेक परिणाम हानि व लाभ के रूप में उत्पन्न होते हैं।
प्रवास के प्रमुख परिणाम निम्न प्रकार से हैं। पहला है आर्थिक परिणाम। उद्गम स्थान के लिए प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडी राशि मुख्य लाभ का कारण है। भारत के पंजाब, केरल और तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से अत्यधिक राशि प्राप्त होती है, जो उद्गम क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि, उच्च स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, गृह निर्माण तथा विवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देशों में राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भी अपने उद्गम स्थान पर राशि भेजकर हजारों निर्धन परिवारों को पाला जाता है। दूसरा जनसांख्यिकी के परिणाम प्रवास के कारण देश में जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है। ग्रामीण से नगरीय प्रवास के दौरान नगरों की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है। प्रवास के कारण उद्गम व गंतव्य दोनों ही स्थानों पर आयु व लिंग संरचना में अत्यधिक असंतुलन पैदा हो जाता है। देश के अनेक राज्यों में प्रवास के कारण लिंगानुपात असंतुलित हो जाता है। तीसरा सामाजिक परिणाम। प्रवासी सामाजिक परिवर्तन करने वाले अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। प्रवास के कारण नवीन तकनीक, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा जैसे नए विचार नगरों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होते हैं। प्रवास से धर्म, संस्कृति, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाजों का भी एक स्थान से दूसरे स्थानों पर प्रसारण होता है। पर्यावरणीय परिणाम। ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कारण अत्यधिक संकुचित स्थानों पर रहकर भौतिक संरचना पर दबाव डालना, जिससे नगरीय बस्तियों का अनियमित तथा अनियोजित वृद्धि होना तथा गंदी व संकीर्ण कच्ची बस्तियों का निर्माण होता है तथा प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, कूड़े कचरे के प्रबंध जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न 5, भारत की जनगणना में प्रवास की गणना किन आधारों पर की जाती है, लिखिए। उत्तर, भारत की जनगणना में प्रवास की गणना 2 आधारों पर की जाती है, जो निम्न प्रकार है। पहला है जन्म स्थान, जन्म का स्थान। यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है तो उन्हें जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से जाना जाता है। दूसरा है निवास का स्थान। यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है तो उन्हें निवास के पिछले स्थान से प्रवासी के रूप में जाना जाता है। बंद करिए गेट। अध्याय 3, मानव विकास। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक की कोटि उच्चतम है? इनमें सही उत्तर होगा केरल। सबसे उच्चतम कोटि है केरल की। प्रश्न 2, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य की मानव विकास कोटि न्यूनतम है? तो वह झारखंड। सही उत्तर होगा 4 नंबर, ये झारखंड। तीसरा, मानव विकास सूचकांक 2018 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? 130वीं। तो सही उत्तर होगा 2 नंबर, 130। प्रश्न 4, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की साक्षरता निम्नतम है? सही उत्तर है बिहार। 5वां, भारत की साक्षरता दर 2011 में कितनी थी? 74.04। सही उत्तर है 74.04। 6, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का उच्चतम अनुपात गरीबी रेखा से नीचे है, बीपीएल लाइन से नीचे है? सही उत्तर है छत्तीसगढ़। सही उत्तर होगा 2 नंबर, छत्तीसगढ़। भारत के किस राज्य में 0-6 आयु वर्ग के बच्चों का लिंगानुपात निम्नतम है? पंजाब हरियाणा में होगा। निम्नतम है इसमें पंजाब में। 3 नंबर, पंजाब। प्रश्न 8, भारत के लिए मानव विकास रिपोर्ट कौन तैयार करता है? नीति आयोग। सही उत्तर होगा 2 नंबर, नीति आयोग। 9वां, भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? तो सर्वाधिक उच्च दर वाला राज्य है केरल, और केरल के पास केंद्र शासित है लक्षद्वीप। तो सही उत्तर होगा लक्षद्वीप। तो निम्न में से सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित लक्षद्वीप है। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 10वां, ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा
प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया? 1990 में। यहाँ आएगा 1990 में ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा प्रथम बार मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया। 11 वर्ष 2011-12 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का पूरे देश में प्रतिशत अनुमानित किया गया था, तो ये होगा 21.9। तो यहाँ आएगा 21.9। 12 भारत सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी खतरे एवं प्रदूषण रहित बनाने के लिए एक अभियान चलाया है। तो भारत सरकार ने इसके लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया है। यहाँ आएगा स्वच्छ भारत अभियान। तो भारत सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी खतरे और प्रदूषण रहित बनाने के विचार से स्वच्छ भारत अभियान चलाया है। 13 पंजाब और जैसे विकसित राज्यों में लिंगानुपात चिंताजनक है। पंजाब और हरियाणा जैसे विकसित राज्यों में लिंगानुपात चिंताजनक है, यहाँ हरियाणा आएगा। मानव विकास का मापन करता है। मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास का मापन करता है। 15 और प्रति व्यक्ति उपलब्धता को किसी देश के संसाधन आधार का माप माना जाता है, तो यहाँ आएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति उपलब्धता को किसी देश के संसाधन आधार का माप माना जाता है। पाठ 4 मानव बस्ती। पहला आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं। गांव, संचार, नगर, ये सभी सही उत्तर होगा नगर होते हैं वो आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा निम्न में से ग्रामीण बस्ती का प्रकार है, गुच्छित होती है, अर्धगुच्छित होती है और पल्लीकृत होती है, ये सभी उत्तर होगा ये सभी। तीसरा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत रहा है 31.16, सही होगा 2 नंबर 31.16। चौथा ग्रामीण बस्तियां संबंधित होती हैं प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से, द्वितीय तृतीय आर्थिक क्रिया, चतुर्थ, सही उत्तर होगा प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से। ग्रामीण बस्तियां संबंधित होती हैं प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से। पांचवा नंगला क्या है? नंगला पल्लीकृत बस्तियों का एक स्वरूप है, तो सही उत्तर होगा इसमें 2 नंबर पल्लीकृत बस्तियों का स्थानीय नाम। नंगला क्या है? पल्लीकृत बस्तियों का स्थानीय नाम है। प्रश्न 6 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय केंद्रों को क्या कहा जाता है? प्रथम वर्ग का नगर, सही उत्तर होगा 1 नंबर प्रथम वर्ग का नगर। 7 भारत की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? क्या पूछना है में? नहीं है। पहला जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये नगरीय परिभाषा का अंग है। दूसरा नगर पालिका नगर निगम का होना, ये भी है। तीसरा 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक कार्यों में संलग्न होना, ये नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा? 3 नंबर 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक कार्यों में संलग्न होना, ये नगर के लिए विशेषता नहीं है। यह क्या होगा? 3 नंबर सही होगा। 8वां प्रश्न जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगरीय संकुल है मुंबई, सही उत्तर होगा 4 नंबर मुंबई। लघुत्तरीय प्रश्न 9वां राजस्थान के किन्हीं 2 महानगरीय शहरों के नाम लिखिए। उत्तर जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर आदि। प्रश्न 10 प्रशासनिक नगर किसे कहा जाता है? उत्तर उच्च कार्यों के प्रशासनिक मुख्यालय प्रशासनिक नगर कहलाते हैं, जैसे राज्यों की राजधानियां। 11वां किन्हीं 2 गैरीसन नगरों के उदाहरण लिखिए। उत्तर अंबाला, जालंधर, उधमपुर। 12वां पल्ली व बस्तियों के स्थानीय नाम लिखिए। उत्तर ढाणी, पाली, नाड़ा, नगला आदि। 13वां नगरीय बस्तियां किसे कहते हैं? उत्तर ऐसे बड़े अधिवास जिनमें मुख्यतः द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप किए जाते हैं नगरीय बस्तियां कहलाती हैं। इनके 4 आधार हैं जो हमने पीछे भी प्रश्न में देखे थे। 14वां
ग्रामीण बस्तियों के प्रकार किसके आधार पर निर्धारित होते हैं? उत्तर ऊंचावत, स्थलाकृति, जलवायु, जल की उपलब्धता आदि के आधार पर। 15 भारत में नगरों का अभ्युदय किस काल में हुआ? उत्तर भारत में नगरों का अभ्युदय प्राग ऐतिहासिक काल में हुआ, जिसका उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता के नगर। 16 ग्रामीण बस्तियां कितने प्रकार की होती है? नाम लिखिए। उत्तर ग्रामीण बस्तियां 4 प्रकार की होती है, मुख्यतः गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत और एकांकी बस्तियां। 17 खनन क्या है? उदाहरण दीजिए। खनन नगर क्या है? 17 खनन नगर क्या है? उदाहरण दीजिए। उत्तर ऐसे नगर जो खनिज समूहों में विकसित हुए खनन नगर कहलाते हैं, जैसे खेतड़ी, रानीगंज, सिंहभूमि आदि। प्रश्न 18 गैरीसन नगर क्या होते हैं? उत्तर ऐसे नगर जिनमें सैनिक छावनियां स्थित होती है गैरीसन नगर कहलाते हैं। 19वां जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर जनसंख्या नगर 1 लाख से 10 लाख तक कहलाता है नगर, 10 लाख से 50 लाख तक महानगर और 50 लाख से अधिक मेगा नगर। 20वां प्रकार्यात्मक क्षेत्र के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर प्रकार्यात्मक आधार पर नगरों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है। पहला प्रशासनिक नगर, दूसरा औद्योगिक, तीसरा खनन नगर, चौथा परिवहन नगर, पांचवां पतन नगर, छठा पर्यटन नगर और सातवां शैक्षिक नगर। 21वां निम्न को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना आपस में मिलाना है। प्रशासनिक नगर का उदाहरण, तो प्रशासनिक नगर निम्न में से कौन सा है? भिलाई, कोटा, शिमला, चंडीगढ़ है, तो प्रशासनिक नगर होगा चंडीगढ़। औद्योगिक नगर, औद्योगिक नगर कौन सा है? भिलाई, कोटा, शिमला, भिलाई है, तो औद्योगिक नगर होगा भिलाई। शैक्षिक नगर है कोटा, तो ये कोटा शैक्षिक नगर। पर्यटन नगर शिमला, पर्यटन नगर से मिला दिया। इस तरह से हम इसे मिला देंगे, लेकिन हमें कॉपी में जो उत्तर लिखना है वो इस तरह से लिखना है। इधर सुमेलित करते वक्त इस तरह से करेंगे, एकदम सामने लिखेंगे। जैसे प्रशासनिक नगर चंडीगढ़, औद्योगिक नगर भिलाई, शैक्षिक नगर कोटा, पर्यटन नगर शिमला, इस तरह से हमें उत्तर लिख के आने हैं। प्रश्न 22 ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों के कोई 2 आधारभूत अंतर कीजिए। तो उत्तर ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में मुख्य अंतर निम्न है। एक तरफ ग्रामीण बस्ती, एक तरफ नगरीय बस्तियां। ग्रामीण बस्तियां अपनी आवश्यकता की पूर्ति भूमि आधारित प्राथमिक क्रियाओं से करती है, जबकि नगरीय बस्तियां अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति द्वितीयक व तृतीयक आर्थिक क्रियाओं पर से करती है। दूसरा अंतर, ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं, जबकि इनके सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं। नगरीय बस्तियों में, नगरीय क्षेत्रों में जीवन का ढंग जटिल और तीव्र होता है, जबकि सामाजिक संबंध औपचारिक होते हैं। प्रश्न 23 स्मार्ट सिटी मिशन से आप क्या समझते हैं? उत्तर भारत सरकार द्वारा देश के कुछ चुनिंदा शहरों में आधारभूत सुविधाएं, स्वच्छ पर्यावरण तथा नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने हेतु अभियान शुरू किया गया है, जिसे स्मार्ट सिटी मिशन के नाम से जाना जाता है। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य सेवाओं के लिए स्मार्ट समाधान लागू करना, प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करना तथा कुछ नगरों को उच्च सुविधाएं युक्त मॉडल के रूप में विकसित करना है। प्रश्न 24 भारत में पाई जाने वाली ग्रामीण बस्तियों के प्रकार एवं उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर भारत में 4 प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है, जो निम्नलिखित हैं। पहला है गुच्छित बस्तियां। इन बस्तियों में आवास क्षेत्र स्पष्ट रूप से चारों ओर फैले खेत, खलिहान और चारागाहों से अलग होता है। गुच्छित बस्तियां उपजाऊ जलोढ़ मैदानों तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाई जाती है, यानी घर पास पास होते हैं। दूसरा अर्धगुच्छित बस्तियां, इस प्रकार की बस्तियों को विखंडित बस्तियां भी कहा जाता है। इन बस्तियों में ग्रामीण समाज का एक या अधिक वर्ग स्वेच्छा अथवा मजबूरीवश मुख्य गुच्छित बस्ती से अलग बस्ती बनाकर रहने लगते हैं। ऐसी बस्तियां राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में पाई जाती है। 3 पल्लीकृत बस्तियां, इन बस्तियों को पूर्वा, पाना, पाड़ा, पाली, नगला व ढाणी आदि के नाम से जाना जाता है। इनका निर्माण जातीय व्यवस्था के कारण उत्पन्न सामाजिक अलगाव से होता है।
ऐसी बस्तियां गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़, हिमालय की निचली घाटियों में पाई जाती है। चौथा, प्रक्षिप्त बस्तियां। प्रक्षिप्त बस्तियों को एकाकी बस्तियों के नाम से भी जाना जाता है। ये बस्तियां प्रारूपहीन होती हैं क्योंकि इनमें कुछ ही घर होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्य रूप से मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रश्न 25, भारतीय नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, केंद्रीय कार्यों को संपादित करने के अलावा भारत के अनेक नगर कुछ विशिष्ट कार्यों के कारण जाने जाते हैं। उन्हें विशिष्ट कार्यों की प्रधानता के कारण भारत के नगरों को 9 वर्गों में रखा गया है। पहला है प्रशासनिक नगर। ऐसे नगर जिनमें उच्च क्रम के प्रशासनिक कार्य संपादित किए जाते हैं, जिनमें मुख्यतः राजधानियाँ शामिल हैं, जैसे जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ आदि। दूसरा, औद्योगिक नगर। ऐसे नगर जो विशिष्ट औद्योगिक इकाइयों के लिए जाने जाते हैं, जैसे मुंबई, कानपुर, सूरत, भिलाई, जमशेदपुर आदि औद्योगिक नगर हैं। तीसरा, व्यापारिक नगर, जिनमें व्यापार और वाणिज्य की प्रधानता होती है, जैसे कोलकाता, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर आदि। चौथा, परिवहन नगर। ऐसे नगर जिनमें परिवहन सेवाएं ही प्रमुख केंद्रीय कार्य हैं। इनमें देश के सभी बंदरगाह नगर तथा आंतरिक परिवहन के केंद्र शामिल हैं, जैसे दीनदयाल उपाध्याय नगर। पांचवा, खनन नगर। इस श्रेणी के नगर खनिज संपन्न क्षेत्रों में विकसित होते हैं, जैसे अंकलेश्वर, सिंगरैली, झरिया, रानीगंज आदि प्रमुख खनन नगर हैं। गैरीसन या छावनी नगर। इन नगरों का विकास सैनिक छावनियों के रूप में हुआ है, जैसे अंबाला, नीमच, जालंधर, उधमपुर आदि प्रमुख नगर हैं। सातवां, पर्यटन नगर। ऐसे नगर जिनमें केंद्रीय कार्यों में पर्यटन कार्य सर्वाधिक प्रभावी होते हैं, जैसे नैनीताल, शिमला, मसूरी, पंचमढ़ी, माउंट आबू आदि। शैक्षिक नगर। ऐसे नगर शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध होते हैं, जैसे रुड़की, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, पिलानी, कोटा आदि शैक्षिक नगर हैं। नौवां, धार्मिक तथा सांस्कृतिक नगर। इस श्रेणी में धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व रखने वाले नगर होते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा, वृंदावन, वाराणसी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति आदि।